हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक क्रिया में। दोस्तों आज से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको काफी मजा आने वाला है। तो संविधान को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दो प्रकार से हुआ। पहला क्या था, कंपनी के अधीन विकास। दूसरा क्या था, महारानी के अधीन विकास। अब कंपनी के अधीन विकास क्या है, तो कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये व्यापार करने के लिए भारत आई थी। ये भारत में ही व्यापार नहीं कर रही थी, ये पूरा का पूरा ब्रिटेन के पूर्वी देशों के साथ, मतलब ब्रिटेन जहां पर देश है उसके पूरब में जितने भी देश थे उन सभी के साथ व्यापार करने के लिए आई थी। जैसे हो गया हमारा श्रीलंका, म्यांमार और श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, ये सभी के साथ ये कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। अच्छा, ये 1600 से 1853 तक ही क्यों व्यापार की? जब बात करते हैं, जब 1600 से ये कंपनी आई तो सबसे पहले ये कंपनी अपना व्यापार स्टार्ट की, लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो ये भारत में, अगर भारत की बात करें तो यहाँ की राजनीति में भी शामिल होने लगी। मतलब कि यहाँ देखा उन्होंने, समझा कि यहाँ के राजा महाराजा तो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक प्रांत और दूसरे प्रांत से राजा महाराजा अपने से ही लड़ रहे हैं, इसलिए इनको और अच्छे से लड़ाया जाए और इससे काफी फायदा होगा और हम लोग जो यहाँ पर टैक्स वगैरह देते हैं उनको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि इनका मेन उद्देश्य हो गया कि यहाँ पर कठपुतली राजा को बैठाया जाए। अब कठपुतली राजा का मतलब होता है कि राजा तो दिखेगा जनता की नजरों में, राजा उन्हीं का है, लेकिन वो चलेगा हमारे हिसाब से। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये कंपनी व्यापार को करते करते साथ में क्या किए, पॉलिटिकल में भी हिस्सा लेने लगी, मतलब कि राजनीति भी करने लगी। तो इससे जनता काफी परेशान हो गई, क्योंकि इनको अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा जनता को टैक्स देना पड़ता था। जनता जब ज्यादा टैक्स देने लगी तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। तब बीच में एक हुआ 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग सुना होगा। 1857 की क्रांति एक बहुत ही भीषण क्रांति थी। इस क्रांति के बाद जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने कंपनी के शासन को छीन के वो अपने अंडर में ले लिया। मतलब कि उसके बाद अगर देखा जाए 1857 की क्रांति के बाद 1858 से लेकर जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब तक ये महारानी के अधीन विकास हुआ। ठीक है, मतलब कि ये महारानी वहां पर रेगुलेट करती थी। तब कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, कब? 1857 में। तो हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पॉलिटिक्स मतलब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी हैं मोटा मोटा आंकड़ा लेके आगे बढ़ेंगे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कब क्रांति हुई, कहाँ से क्रांति का स्थान मतलब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, ये सब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी। इसमें शामिल कौन कौन सा था, यहाँ पर इसमें बहुत बड़े बड़े व्यापारी लोग शामिल थे और जो ब्रिटेन की महारानी थी मतलब राजघराने के कुछ लोग भी इसमें शामिल थे। और ये ब्रिटेन की कंपनी थी, यहाँ पर व्यापार करने के लिए सिर्फ आई थी। तो हम लोग जानते हैं धीरे धीरे कि स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे ये लोग एंट्री किए भारत में। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले चार्टर एक्ट आया, 1600 में चार्टर एक्ट आया। अब चार्टर एक्ट क्या होता है, यह एक प्रकार का राजपत्र होता है या फिर अधिकार पत्र कहा जाता था। ये एक प्रकार का पत्र आता था कंपनी के लिए, मतलब इसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ये रूल आता था, रूल बनकर आता था कि कंपनी को इस प्रकार से काम करना चाहिए। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रियल नाम था, सबसे पुराना नाम था, वो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में नाम इसका रखा गया, इसके पहले इसका बहुत बड़ा नाम था। अब बहुत बड़ा का मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। इतना बड़ा नाम था, इसका नाम चेंज करके क्या बना गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पूछा जाता है एग्जाम में ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ठीक है। अच्छा, अगर इस एक्ट के अनुसार देखा जाए, ये जो राजपत्र आया था 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट, तो इसमें बोला क्या गया था? इस चार्टर एक्ट में सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि इस समय जो वहां की महारानी थी ब्रिटेन की, उनका नाम था एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ ने कंपनी को भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। मतलब यह पहला एक्ट आया, इसमें बोला गया कि भारत अब पूर्वी देश, कौन से पूर्वी, ब्रिटेन के पूर्व में जो भी देश रहते थे उनके साथ व्यापार करने का
ये आदेश दे दी। और ये व्यापार कितने कितने साल के लिए होता था? ये 15 साल के लिए, 15 साल के लिए स्टार्टिंग में होता था, बाद में इसको 20 साल कर दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या है? सबसे पहले तो इस एक्ट के अंतर्गत देखा जाए तो पहले एलिजाबेथ यहाँ की महारानी थी उस समय की, और भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तीसरा पॉइंट, ये 15 साल के लिए रजिस्टर्ड हुआ, मतलब 15 साल तक यही रूल चलेगा। इसके बाद जो होगा 15 साल के बाद तो कुछ नया रूल या फिर जो भी होगा वो 15 साल के बाद ही होगा। एग्रीमेंट हो गया कि 15 साल तक ये कंपनी व्यापार करेगी यहाँ पर। बाद में अगर देखा जाएगा अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसको आगे प्रमोट किया जाएगा, और नहीं करती है तो दूसरी कंपनी को लाया जाएगा। ये वहां पे ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका ये सोच था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्रमुख युद्ध के बारे में। जैसे कि अगर देखा जाए कि जो युद्ध हुए, अब युद्ध में कई जगह अंग्रेज भी शामिल थे, कई जगह क्या हुआ कि लोग आपस में, राजा लोग शामिल थे। इसमें अंग्रेजों ने काफी फायदा उठाया। इसी युद्ध से अंग्रेजों की धड़कन खुल गई, एक तरह से आप बोल सकते हैं। अंग्रेजों की धड़कन इसलिए खुल गई, सबसे पहले 1757 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो पहला हुआ ब्रिटिश, जो ब्रिटेन थी, ब्रिटिश के जो यहाँ पर गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव थे। और दूसरी तरफ कौन था? जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का जो राजा था वो कौन था? सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। अच्छा, अब सोचिए कि ये लोग व्यापार करने के लिए आए थे लेकिन ये लोग युद्ध भी करने लगे। तो सबसे पहले कौन गवर्नर था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। इसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ? जीत गया। 1757 की क्रांति, जो मतलब कि प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। इसे इसकी धड़कन खुल गई कि बंगाल पर इसके पूरा कब्जा हो गया, अब ये कठपुतली शासन यहाँ पर बैठा सकते हैं। दूसरा युद्ध हुआ था वेदरा का युद्ध, ये 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरी कंपनी थी, एक डच कंपनी आई थी, डच कंपनी। कई कंपनियां आई थी इंडिया में व्यापार करने के लिए। डच कंपनी कहाँ की थी? नीदरलैंड की थी, नीदरलैंड की थी, ठीक है। नीदरलैंड की एक कंपनी थी, डच कंपनी। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसको बेदरा का युद्ध बोला जाता है। ये 1759 में हुआ। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। मतलब कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। उसके बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध देखा जाए तो ये 1760 में हुआ, ठीक है। 1760 में एक तरफ कौन सी थी? एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रांसीसी थे। कौन से थे? फ्रांसीसी थे। दूसरी तरफ कौन थे? फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए थे। तो सिंपल सा देखने से लग रहा है, ठीक है। ये फ्रांस वाले भी व्यापार करने के लिए था। डच वाले को तो पहले ही हरा दिया, नीदरलैंड वाले को। अब फ्रांसीसी के साथ युद्ध हुआ, कौन सा? वांडीवास का युद्ध हुआ। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, ठीक है। अब चौथा युद्ध कौन सा था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। अब 1761 में देखा जाए तो इसमें अंग्रेज शामिल नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों को इससे फायदा काफी हुआ। अगर देखा जाए तो एक तरफ जो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, एक तरफ तो मराठा लोग थे, ठीक है, एक तरफ तो मराठा लोग थे और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली थे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली थे। ये क्या थे? पारसियन थे, ठीक है, पारस से आए थे, ठीक है, पारसियन थे। अच्छा, ये पारसियन थे। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी फायदा हुआ। नेक्स्ट हमारा हो गया बक्सर का युद्ध, हुआ था 1764। यही युद्ध देखा जाए तो अंग्रेजों के लिए काफी निर्णायक युद्ध हुआ। अच्छा, इस बक्सर के युद्ध में कौन था? एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ तीन नवाब थे। तीन नवाब, पहला कौन था? बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब पहले ही था। बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब एक बार हार गया था, सिराजुद्दौला, लेकिन उसके अंदर गुस्सा था कि हम हार गए हैं और ये लोग हमको कठपुतली शासक बना के हमको लूट रहे हैं। तो इन्होंने, बंगाल के नवाब ने जाके अवध का नवाब, अवध अवध का नवाब, इनसे मिले।
अवध के नवाब से मिले, बोले कि हमारे ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हम लोग को लड़ना पड़ेगा। अच्छा, अवध के नवाब उसके बाद चले गए दिल्ली। दिल्ली में मुगल शासक रहते थे। दिल्ली में कौन रहते थे, मुगल शासक रहते थे, मुगल शासक के पास। मतलब ये तीन जगह के राजा थे और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बंगाल का नवाब इस समय कौन था, इस समय बात करते हैं तो मीर कासिम था। ठीक है, मीर कासिम था। सिराजुद्दौला तो हार गया था, उसके बाद मीर कासिम को बैठाया गया और बोल रहे थे कि इसको कठपुतली शासक, मतलब दिखाएंगे कि भारतीयों को कि मीर कासिम आपके राजा हैं, लेकिन काम ये हमारे हिसाब से करेंगे। मीर कासिम को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा हमारे देश में ही ये हम पर क्या करते हैं, हुक्म चलाएंगे, ये हो नहीं सकता। तो मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, उन्होंने गए अवध, मतलब यूपी गए। यूपी के नवाब किससे, सुजाउद्दौला से मिले। ठीक है, किससे मिले, सुजाउद्दौला। उस समय अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला से मिले, अपनी पूरी घटना बताई कि सिराजुद्दौला से युद्ध किए और सिराजुद्दौला हार गए। उसके बाद हमें बैठाया गया और हमें कठपुतली शासक के रूप में यूज किया जा रहा है, जो हमें पसंद नहीं है। उसके बाद दिल्ली गए। दिल्ली मुगल शासक, यहाँ पर ये दिल्ली पे जो कब्जा किया समझ लो वही पूरा कब्जा किया। ये कहें क्यों ना हम मुगल शासक मतलब दिल्ली के शासक से हम लोग मदद मांगते हैं। तो दिल्ली का शासक उस समय थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अच्छा, ये शाह आलम द्वितीय, इनके पास भी गए, इनको भी बताया कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तो ये तीनों राजा के अंदर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हमारे देश में आके हमें ही लूट रहे हैं। मीर कासिम ने इतना तक कह दिया कि इन दोनों शासकों को, अवध के शासक और मुगल के शासक, हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, आप सिर्फ जीत जाइए, आप ही पूरा शासन करिए, हमें पसंद नहीं है कि अंग्रेज हम पर हुकूमत चलाएं, आप जीत के आप ही चलाएं, लेकिन इसको जीतना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इन तीनों महाराजा एक तरफ और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों में युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, यही निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो समझ लीजिए दिल्ली, यूपी और बंगाल, तीनों का तीनों पूरा का पूरा किसका हो गया, ये पूरा अंग्रेजों का हो गया। इधर मराठा और अहमददास शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जो महाराष्ट्र साइड का मराठा है, ये तो उनके पास हो ही गया था। फ्रांसीसी क्रांति जो वांडीवास का युद्ध हुआ था तमिलनाडु साइड में, ये भी इनका ही हो गया था। बेदरा का युद्ध देखा जाए तो जो नीदरलैंड, जो डच कंपनी को हराई थी ये लोग, मतलब देखा जाए तो पूरे पूरे इंडिया में ये लोग 1757 से 1764, मतलब कि 7 सालों में पूरे इंडिया में हर जगह लड़ाई किए और हर जगह जीत हासिल किए। और उसके बाद ये लोग पूरा का पूरा अपने कब्जे में कर लिए, मतलब भारतीयों को अपने अंडर में कर लिए। यहाँ पर शासन कौन करने लगा, ब्रिटेन करने लगे, तो ब्रिटिशर्स करने लगे। ठीक है, अच्छा, ये उसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट में कहा क्या गया, कंपनी कहते हैं, इस एक्ट के आधार पर जो इतने युद्ध होने के बाद 1757 की क्रांति हुई। जब 1757 की क्रांति हुई तो उसके बाद बोला गया कि एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट में पहले बोला गया, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया। पहली बार इस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार देखा जाए तो पहली बार जो ब्रिटिशर्स थे वो कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किए। मतलब इन्होंने कंपनी को दे दिया था, जैसे कोई कंपनी हमने बता दिया कि आपको व्यापार वहां पे करना है, हस्तक्षेप नहीं करते थे, ये आप अपने से ही रूल बनाते थे 1600 ईस्वी से ही। लेकिन 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार क्या की, कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप की कि आप लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य था कंपनी में पहले जो फैले हुए हैं, कंपनी में फैले, यहाँ पर फैले होगा, ठीक है, कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को मिटाना। कंपनी में क्या हुआ था, पूरे भ्रष्ट लोग आ गए थे। अब भ्रष्ट लोग का मतलब आप बोल सकते हैं आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन क्या किए, ये व्यापार न करके यहाँ के पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगे। तो इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। अच्छा, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापित किया गया। अब सोचिए, इसी एक्ट के अनुसार पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कहां पर, कलकत्ता में। अब कोलकाता बोला जाता था पहले, अब बोला जाता है, पहले क्या कहता था, कलकत्ता बोला जाता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली बार कब स्थापना हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश,
एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। हजारों बार एग्जाम में पूछा है, आपको ध्यान में रखना है। सर एलिजा इम्पे कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये कोलकाता में, मतलब कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। उनके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अच्छा, 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से? चैम्बर्स, लिमेस्टर्स, हाइड। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है? इस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। मतलब आप लोग बोल सकते हैं, अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया ऐसे है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अब यहाँ पर क्या था? कोलकाता, ठीक है, यहाँ पर क्या था? बम्बई, और यहाँ पर क्या था? मद्रास। ये तीनों ही समुद्र के किनारे के स्थान जो थे, अंग्रेजों के लिए, व्यापार के लिए काफी फायदेमंद होते थे। तो यहाँ पर भी एक गवर्नर होता था, यहाँ पर भी एक गवर्नर, मतलब बम्बई में एक गवर्नर होता था, ये बम्बई, ये मद्रास, ये कोलकाता। कोलकाता, ये कोलकाता है, ठीक है। ये तीनों जगह पर समुद्र के किनारे हैं, इन्हें व्यापार करने में काफी फायदा होता था। यहाँ पर एक एक गवर्नर होते थे। तो इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अच्छा, बंगाल के गवर्नर होते थे, मुंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर। इन तीनों गवर्नर को मिलाकर एक गवर्नर जनरल बनाया गया। वो कहाँ का होता था? ये बंगाल का होता था, आप ध्यान में रखना है। अच्छा, क्लेवरिंग, मानसन, फ्रांसिस और बारवेल, इनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। मतलब ये 4 व्यक्ति थे, 1 2 3 4, ये चारों के चारों व्यक्ति इनकी मदद करते थे। बंगाल के गवर्नर जनरल के जो कार्य थे उनमें मदद करते थे ये चारों, मतलब असिस्टेंट बोल सकते हैं। क्लेवरिंग, मानसन, फ्रांसिस और बारवेल, ये 3 4 थे, ये इनके कार्यों को आसान कर देते, हमें ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आया समायोजन एक्ट 1781। अच्छा, सेटलमेंट एक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, सेटलमेंट एक्ट 1781। इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। मतलब जो भी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कमी थी उनको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया था, सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। इसे बंदोबस्त एक्ट भी कहा जाता था। कहते हैं ना गाँव में, तुम्हारा तुम्हारा बंदोबस्त करते हैं अभी, तो इसको बंदोबस्त का एक्ट भी कहा गया। ये 1701 जो 73 का एक्ट था, उनको उनकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आया 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट। फिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट के अनुसार पहली बार राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, इसी एक्ट के अनुसार कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया, ठीक है। एक पहले क्या होता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, ठीक है। अब क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही पहले सब काम होते थे, जो निदेशक मंडल होता था इसमें सब काम होते थे। अच्छा, अगर देखा जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक स्थापना की गई, ठीक है, जिसको बोलते हैं नियंत्रक मंडल। यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों कर दिया गया? पहले डायरेक्टर ही पूरा काम करते थे, उसके बाद अब क्या करके चेंज कर दिया गया। चेंज मतलब कि इसको थोड़ा बड़ा हो गया, इसको अलग अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग हो गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में व्यापारिक कार्यों के लिए काम करते थे। ये जो मंडल था, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे यहाँ पे, तो ये किस लिए काम करते थे? जो व्यापार से रिलेटेड काम होता था उससे करते थे, क्योंकि अब जो कंपनी थी वो पॉलिटिकल और व्यापार जो भी दोनों हिस्से में, दोनों में हिस्सा लेने लगी थी, ठीक है। तो व्यापारिक कार्य करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना हुई थी, ये पहले पूरा चला दी थी। एक नया स्थापना हुआ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राजनीतिक कार्यों को करने के लिए लाया गया, ठीक है। ये 2 प्रकार से काम करने लगी ये कंपनी। अच्छा, इसी काम को द्वैध शासन कहा गया। तो पूछा जाता है पहली बार द्वैध शासन कब स्टार्ट किया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। राजनीतिक कार्यों को करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक कार्यों को करने के लिए बनाया गया, ठीक है। द्वैध शासन इसी को कहा गया, ये 1784 में आया, हमें ध्यान रखना। अच्छा, अब हम लोग पढ़ लेते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। अच्छा, अभी तक तो हम लोग इतना जान लिए, अब गवर्नर की बात हो रही है बार बार, और गवर्नर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक ही जो पीपीटी थी इसमें ही हम लोग
पूरा बंगाल के गवर्नर के बारे में जान लेंगे, ठीक है, ताकि हमें आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। आपको पहले मैंने बताया कि जो पहली बार युद्ध लड़ा था किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, तो रॉबर्ट क्लाइव ही लड़ा था, ठीक है। तो ये प्रथम गवर्नर था। कौन? बंगाल का गवर्नर प्रथम यही था। अच्छा, बंगाल का अंतिम गवर्नर की बात करते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स था। जब गवर्नर का पद हटा के जब गवर्नर जनरल बना गया तो उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तो अंतिम गवर्नर इसे बोलेंगे। इसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ही बोलेंगे, क्योंकि वही था। जब चेंज हुआ तो ये पद भी चेंज हो गया। तो पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, जब गवर्नर जनरल के पद को चेंज किया गया तो उस समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, जब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, देखा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग हुआ। जब गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल और वायसराय बोला जाने लगा उस समय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग वायसराय भी रहेगा, ये ध्यान में रखना। स्टार्ट हुआ। अच्छा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अब पहले भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी थे, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।